दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खत्म किया है। मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम बता रहा हूं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और उसके बाद जो भी बच्चे खुचे हैं वेक्टर वो हम आपको पूरा करेंगे। उसके जस्ट बाद हम आपको काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे इन 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन करेंगे। और ऐसा इजी करके मैं बताऊंगा कि आपके हाथ से प्रॉब्लम बनेगा। अगर आपके हाथ से नहीं प्रॉब्लम बने, एक एक लड़के कमेंट हमको करके बताएं, चाहे वो कमजोर हो चाहे तेज हो, डज नॉट मैटर। सबके हाथ से हिसाब बनवा के रहूंगा, यही मेरा प्रतिज्ञा है। तो देखें, लेक्चर नंबर 26, प्रभाकर सीरीज। बंधु, जब मैं ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाता हूं तो रेशनिक का 33 प्रॉब्लम नंबर है, उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, खास के एंगल मेजरमेंट करने के लिए। तो मैं उन्हें अपने ढंग से एक ट्रिक के द्वारा, सिंपल ढंग से मैं उन्हें एंगल निकालना सिखाता हूं। वही एंगल मैं आपको भी निकालना सिखला रहा हूं। इसे जरा गौर से देखें। लेट ए बी सी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एबीसी है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हिंदी में इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा तीनों कोण भी बराबर होता है और 60 डिग्री का होता है। आप सब लोग 9 10th में इसे पढ़े होंगे। जैसे बंधु ये वेक्टर ए है, मैंने आपको बार बार सिखलाया, मरते दम तक भी दो वेक्टर को टेकन इन ऑर्डर लिखना न भूलें। तो देखिए, ये 60 डिग्री है, पाई बाई 3 है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखेंगे, भूल भी गए होंगे आप लोग, कि हाउ विल यू मेजर द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर हम जाएंगे थ्रो ए स्मॉलर एंगल। तो देखिए, ये एंगल हो जाएगा आपको, देखिए एक्चुअली वो एंगल हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। इसे हम लोग कहेंगे 2 पाई बाई 3। देखिए, तो इस एंगल को हम कहते हैं 2 पाई बाई 3। एकदम सिंपल ढंग से बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है मेरा पॉइंट नंबर, मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नंबर 2। लेट
ओ ए बी सी बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर like this। ये है बंधु आपका स्क्वायर। ओ है, ए है, बी है और सी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूँ आपसे, आप सब लोग जानते होंगे नाइन्थ क्लास के बेसिस पर कि स्क्वायर का सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण भी बराबर होता है और वो होता है 90 डिग्री। तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाएंगे थ्रू स्मॉलर एंगल। यही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा बंधु। तो आप जानते हैं कि इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक तो पाई है, तो ये हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 2, जो कि हो जाएगा बंधु पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, जरा ध्यान से देखोगे 2 पाई बाई 4, एक्चुअली ये कट के हो जाएगा पाई बाई 2, जो कि यही एंगल आ जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को। यू आर गिवन ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन हमने पहले भी आपको बताया है, वेक्टर में ही बताया है, जिसका सभी साइड बराबर हो। ओ ए बी सी डी और ई रेगुलर हेक्सागन ओ ए बी सी डी ई। मैंने आपको इससे पहले बताया था कोई भी एन गन हो तो उसका इंटरनल एंगल होता है 2n-4 बाई
n इंटू 90 डिग्री। अगर n के जगह हम 6 रखेंगे तो 12 में से 4 घटाइए, डिवाइडेड बाई 6 रखिए, गुने 90 डिग्री कीजिए, तो 8/6 गुने 90 डिग्री होगा। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो रेगुलर एन घन का इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होता है। तो यह 120 डिग्री है। 120 डिग्री ध्यान से देख लीजिए। तो अगर मैं इसे कहता हूँ वेक्टर ए और इसे कहता हूँ वेक्टर बी, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाइएगा तो 180 में 120 घटाइएगा तो 60 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 2π/6। तो ये एंगल हुआ। इस प्रकार बंधु मैं क्रमबद्ध आपको कलर भी जान के चेंज किया है कि 2π/3 समझें, 2π/4 समझें, 2π/6 समझें। तो बंधु क्या समझ रहे हो कि अगर यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजा बराबर है, तो हम 2π में 3 से भाग देंगे तो ये एंगल निकलेगा। अगर चारों भुजा बराबर है तो 2π में 4 से भाग देंगे तो ये एंगल निकलेगा। अगर 6 भुजा बराबर है तो 2π में 6 से भाग देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हेक्सागन का एंगल कैसे निकलेगा स्क्वायर के केस में और ट्रायंगल के केस में। तो n घन रहेगा तो वहां पर हम उसे कितना से भाग देंगे, n से भाग देंगे। देखिए यह 3 साइड है तो 3 से भाग दिए, 4 साइड है लेकिन चारों बराबर होना चाहिए तो 4 से भाग दिए, 6 साइड है 6 बराबर है तो 6 से भाग देंगे। अगर n साइड्स होगा और सभी साइड बराबर रहेगा तो a और b के बीच एंगल जो होगा वो 2π/n होगा। आप जरूर समझ रहे होंगे। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जरा इसे भी गौर से देख लें। इसे भी गौर से देख लें। जैसे ये है बंधु वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी और ये है आपका वेक्टर सी। तो मैं आपको ओ ए बी और सी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रायंगल लॉ पॉलीगन लॉ आपको पढ़ाया शुरू में। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा बंधु, तो इसका रिजल्टेंट होगा ओ सी के द्वारा। उपस्थित से देख लीजिए, रिजल्टेंट होगा ओ सी के द्वारा। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। देखिए जरा गौर से। अब मैं आपसे कहूँ कि यह ओ है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर यह ओ सी के बराबर होगा। आप देख रहे हैं ओ सी छोटा होते आ रहा है। ठीक इसी प्रकार इन द सिमिलर वे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये भी टेकन इन ऑर्डर है और वेक्टर सी भी टेकन इन ऑर्डर है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाएगा बंधु, देखिए घटते 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 यहाँ पर हो गया 0। तो तीनों वेक्टर अगर टेकन इन ऑर्डर है तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन, रेशनिक हेलिडे का 33 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखें, कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल लगेगा आपको। you are given a regular n-gun. You are given a regular n-gun whose sides are equal and represented by vectors a1, a2, a3 n. Find the x component of these vectors। तो बंधु, आपको एक रेगुलर n-गन दिया गया है, तो जरा आप इसे देख लेंगे। ये वेक्टर a1 को बता रहा है, ये वेक्टर a2 को बता रहा है, ये वेक्टर a3 को बता रहा है, डॉट 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 ये वेक्टर an को बता रहा है। आप देख रहे हैं ये सभी टेकन इन ऑर्डर हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था ग्रीन कलर में कि a1 होगा जोड़ a2 होगा जोड़ a3 है जोड़ a4 है डॉट 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 an है। तो मैंने आपको बताया कि सबका रिजल्टेंट 0 होगा। अब बंधु, मैं अपना एक्स एक्सिस चूज करता हूं, तब v choose our x-axis along वेक्टर a1। तो बंधु, a1 और एंगल बिटवीन वेक्टर a1 और a2, अगर आप ऑनलाइन में रहते और यदि अभी आप नहीं बताते
तो आपको हम एक छड़ी जरूर मारते। तो यहाँ पर A1 और A2 के बीच है, देखिए तीनों साइड बराबर है तो 2π/3, चारों साइड बराबर है तो 2π/4, 6 साइड बराबर है तो 2π/6, और यहाँ पर n साइड्स बराबर हैं तो एंगल कितना होगा 2π/n। देख लिया जाए, ये एंगल हो जाएगा 2π/n। अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह रहा हूं तो देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि अभी इसको मैंने नहीं क्लीन किया ब्लैक बोर्ड पर से, नहीं क्लीन किया, आपको समझाने के लिए। जो ही चारों भुजा बराबर है, तीनों साइड्स बराबर हैं, या हेक्सागन में 6 साइड्स बराबर हैं, इसका एक क्या प्रॉपर्टी होता है बंधु, जरा देखिए। अगर हम इसको अपने ही सीध में आगे की ओर बढ़ाएं तो ये जो है ये एंगल भी π/2 होगा, ये भी π/2 हो जाएगा। इसको अगर हम अपने सीध में आगे बढ़ाएं तो ये भी π/2 से घूम जाएगा। ठीक इसको अगर अपने सीध में हम आगे बढ़ाएं तो ये भी π/2 से होगा। अगर बंधु अगर इसे A, इसे B, इसे हम अगर C कहें, इसे यदि हम D कहें, आपसे अगर मैं पूछूं एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड C क्या होगा, तो आप कहिएगा A और B के बीच π/2 का एंगल है, 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा तो π/2 हो जाएगा। तो A और C के भी देखिए, A इधर है और C इधर है तो ठीक हो जाएगा पाई। अगर हम कहें कि A और D के बीच एंगल कितना होगा, तो हमेशा पाई 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 से सब घूम रहा है, π/2 π/2 π/2, सभी π/2 एंगल से घूम रहा है। तो ठीक उसी के तर्ज पर अगर हम आपको कहें A1 और A3 के बीच एंगल कितना होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर A1 और A3 जो होगा, आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 अल्फा। देखते हैं यहाँ π/2 से घूम रहा है, यहाँ हम अल्फा माने हैं तो वो हर वेक्टर अल्फा अल्फा से घूमेगा। अगर मैं आपसे कहूँ A1 और A4 के बीच एंगल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 3 अल्फा, वो भी अल्फा से घूमेगा। अगर मैं कहूँ A1 और A5 के बीच कितना एंगल होगा, तो आपका जवाब होगा 4 अल्फा। देखिए बंधु, 5 है तो 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। तो ठीक उसी प्रकार डॉटेड लाइन से मैं कह रहा हूँ A1 और एंगल है AN के बीच कितना एंगल होगा, तो ए देखिए 5 है तो यहाँ 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2, n है तो 1 कम बंधु रे, n-1 इंटू अल्फा होगा। तो मैं समझता हूं आप यहां तक हमारी बात को जरूर समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो बोले। अब मैं आगे की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं we choose our x-axis along वेक्टर A1। मैं अपना x एक्सिस इस वेक्टर A के एलोंग चुन रहा हूं। अब मैंने आपको कहा, इसे कहा हूं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए बंधु, अगर ये सारा रिजल्टेंट 0 है तो इसका x कंपोनेंट भी 0 होगा
y कंपोनेंट भी 0 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस a4x प्लस डॉट 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 anx इक्वल टू 0। देखो बंधु, हमने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है कंपोनेंट। जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, और यह सभी साइड जो हैं सभी साइड बराबर हैं। जैसे ध्यान से देख लें, a1 का मैग्नीट्यूड बराबर a2 का मैग्नीट्यूड बराबर a3 का मैग्नीट्यूड बराबर a3 का मैग्नीट्यूड बराबर a4 का मैग्नीट्यूड डॉट 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 बराबर an का मैग्नीट्यूड। सभी के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और a के बराबर हैं। सभी का मैग्नीट्यूड बराबर होना भी चाहिए क्योंकि रेगुलर n घन है। तो देखो बंधु, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो a1 देखिए इधर है और x एक्सिस भी इधर है, तो दोनों के बीच एंगल 0 होगा। तो इसे लिखूंगा a cos 0 डिग्री। देखो बंधु, a2 इधर है, x एक्सिस इधर है, तो a1 और a2 के बीच एंगल अल्फा है, इसे 2 पाई बाई n कहा हूं, तो मैं इसे लिखूंगा a cos अल्फा। फिर से देख लो बंधु, a1 और a3 के बीच a1 और a3 के बीच एंगल 2 अल्फा है, तो इसे लिखूंगा a cos 2 अल्फा। a1 और a4 के बीच एंगल देखिए 3 अल्फा है, तो इसे लिखेंगे a cos 3 अल्फा। अब देखिए a1 और a5 के बीच 4 अल्फा एंगल है, तो लिखेंगे a cos 4 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। आप खुद देख रहे हैं a1 और an के बीच एंगल है n-1 इंटू अल्फा, तो इसे लिखेंगे a cos n-1 इंटू अल्फा इक्वल टू 0। अब हम कुछ नहीं, कॉस अल्फा का वैल्यू जानते हैं आप सब लोग, हम a कॉमन ले रहे हैं, ये 1 होता है, प्लस a कॉमन लिए हैं। अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं, अल्फा के जगह मैं वैल्यू रखूंगा, आपके सामने है 2 पाई बाई n। 2 पाई बाई n प्लस cos 2 इंटू 2 पाई बाई n प्लस cos 3 इंटू 2 पाई बाई n प्लस cos 4 इंटू 2 पाई बाई n डॉट 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 cos n-1 इंटू 2 पाई बाई n 2 पाई बाई n इक्वल टू 0, which imply that, देखो बंधु, a तो कभी 0 नहीं होगा, a तो कभी 0 नहीं होगा, which imply that 1 प्लस cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n प्लस cos 6 पाई बाई n
प्लस कॉस 8 पाई बाई एन प्लस डॉट 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 कॉस n माइनस 1 इंटू 2 पाई बाई एन इक्वल टू 0। और यही प्रॉब्लम आपको रेसनिक हेलिडे का 33 प्रॉब्लम नंबर है। इसी को मैं आपको सिंपल करके बताया हूं। अब मैं एक और छोटा सा प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। You are given a regular tetrahedron of you are given a pyramid of a square base of a square base pyramid of a square base of side h. Find the vertices. Find the coordinate of each vertex hence find the following vectors
the length of the length of each side of the pyramid is a and height h। तो सबसे पहले आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो देखो बंधु, मैं आपको एक दो कोऑर्डिनेट निकाल के बता रहा हूं, रेस्ट आपको बनाना होगा। जैसे मैंने शुरू से कहा है कि ओरिजिन गॉड है और ये सिमेट्रिक है। द पिरामिड इज symmetric about the x and y axis respectively। यह x और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, जरा ध्यान से आप देखेंगे। ध्यान से ये देखना है कि मैंने ओरिजिन को गॉड कहा है। तो देखिए, ओरिजिन से शुरू करता हूं और x एक्सिस के लॉन्ग आऊंगा। कितना आऊंगा बंधु? तो a/2 माइनस आई। देखा जाए, उसके बाद मैं ठीक जा रहा हूं y एक्सिस के लॉन्ग। कितना जाऊंगा? तो a/2j। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बंधु माइनस a/2 और 0। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा माइनस a/2 और 0। अगर आपको b का कोऑर्डिनेट लिखना हो, गॉड को ना भूलें, ओरिजिन को ना भूलें। ओरिजिन से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा गए हैं। कितना दूरी गए हैं? तो a/2i। हमने आपसे कहा था कि गॉड से शुरू करेंगे तो गॉड क्या करते हैं कि ताज पहनाते हैं। उसके बाद देखिए, मैं फिर आ रहा हूँ निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पर मैंने तो एक गलती किया ही है। ये है माइनस जे, निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग गया हूँ तो यहाँ पर भी एक माइनस लिखूंगा। यहाँ भी देख लीजिए, हम गए हैं निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो माइनस a/2j देंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 माइनस a/2 और 0। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा a/2 माइनस a/2 और 0। ठीक उसी प्रकार बंधु, अगर मैं d का कोऑर्डिनेट लिखूं तो देखिए, हम निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आए हैं। गौर से देख लीजिए, माइनस a/2। तो मैं लिखूंगा माइनस a/2i। और हम फिर y एक्सिस के लॉन्ग गए हैं a/2j। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बंधु माइनस a/2 और 0। तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस a/2 और 0। ठीक उसी प्रकार सी का देख लीजिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम a/2 गए हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग a/2 आई गए। फिर से देख लीजिए, y एक्सिस के लॉन्ग a/2 गए, a/2j गए। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 और 0, चूंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग नहीं गए हैं। अब देखो बंधु, जी का कोऑर्डिनेट सीधे हम जेड एक्सिस के लॉन्ग गए हैं, तो इसका हो जाएगा 0 और h।
तो मैं सभी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना सिखला दिया है। आप देख लिए कैसे हमने निकालना है। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप बनाने का प्रयास करेंगे, फिर हम इसे आपको बताएंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फाइंड पॉइंट नंबर 1 में निकालना है आपको BD। दूसरा निकालना है आपको AC। तीसरा निकालना है आपको BG। चौथा निकालना है आपको AG। पांचवा निकालना है आपको BC। तो ये सब आपको निकालना है। मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम बताता हूं, आपको इसे बना के लाना है। जरा इसे आप देख लें। जैसे निकालना है आपको BD, तो BD निकालना है बंधु, तो सबसे पहले B लिख लीजिए, उसके बाद आप D लिख लीजिए और B से D की ओर एरो दीजिए और यही हो गया BD। B का कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए, B का कोऑर्डिनेट है a/2 माइनस a/2 0। D का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये है माइनस a/2 a/2 और 0। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि गॉड कहाँ है? गॉड हर जगह है। हमने बार बार आपसे कहा है, छिपी दूध में घी छिपा है, छिपी मेहंदी में लाली, छिपी तिल में तेल छिपा है, सारे जगत में ब्रह्म छिपा है, तिल भर जगह न खाली रे पगले, तिल भर जगह न खाली। तो गॉड जिसे ओरिजिन कहते हैं वो हर जगह है। आपको जहां इच्छा हो चुन लीजिए। बेटर होगा कि हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चुनें और इसे मिलाएं बंधु। तो जो ही चुनेंगे, गॉड का अधिकार है। क्या अधिकार है गॉड का? गॉड सबको ताज पहनाते हैं, जन्म के साथ ही ताज पहना देते हैं। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स तब बताऊंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² प्रूफ किया था और कहा था कि एक एक पत्थर में वही है, ईश्वर है, कण कण में वही है। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स में उसे प्रूफ करके बताऊंगा। तत्काल कह रहा हूं कि ओरिजिन से शुरू होता है, तो ओरिजिन गॉड है। गॉड हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही ताज पहना कर देते हैं। आप चाहें तो आकाश को छू सकते हैं, नहीं तो पाताल में भी जा सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ईश्वर को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ईश्वर तो जन्म के साथ ही आपको ताज पहना देते हैं। तो यह ओडी है, देखिए गॉड से शुरू किए हैं, तो ये भी हो जाएगा माइनस a/2 i प्लस a/2 j। अब बंधु मैंने बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया है ट्रायंगल लॉ। तो इन ट्रायंगल OBD फ्रॉम ट्रायंगल लॉ मैं लिखूंगा OB प्लस BD इक्वल टू लिखूंगा OD। अब आप देखिए यहां से BD हो जाएगा OD माइनस OB। अब जरा देख लीजिए आप, मैं इसको BD को आपको अभी अभी लिख के बताया। OD और गॉड ने ताज पहनाया है,
ओडी को देखिए -a/2 आई प्लस a/2 जे माइनस, देख लीजिए ओबी, ओबी बराबर है आपके सामने a/2, तो -a/2 आई प्लस हो जाएगा a/2 जे। तो देखो बंधु, ये हो क्या जाएगा आपको -ai प्लस a। तो ये BD हमने आपको निकाल के बताया है। अगर इससे पूछता मैग्नीट्यूड, अगर इसे मैं वेक्टर B कहूँ तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √अंडर -a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा a√2। अगर मैं डायरेक्शन पूछूं तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था tan थीटा इक्वल टू, ध्यान से देख लेंगे, ये जो होगा a/mod a इक्वल टू हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब मैंने कहा था कि डायग्राम बना के जजमेंट कीजिएगा, तो आप देख लीजिए वेक्टर B का x कंपोनेंट निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया है, और y कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एज थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर ये जो थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कहा था पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4। तो अगर मैं इसे कंप्लीट भाषा में आंसर लिखूं तो ये हो जाएगा a√2 मीटर, 3π/4 with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, anti-clockwise सेंस। तो बंधु इसी प्रकार आपको हमने जो भी टास्क दिया है उसे बना लेंगे। तो आज इतना ही रखता हूँ। मुझे आपको मेरा वीडियो यदि पसंद हो रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है कि मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।